हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। तो आज हम उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जो टिल 2025 तक जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम हुए और जितने भी वहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन्हें एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो आज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन टू, मतलब यहाँ पे बोला है कि जितने भी हमारे पास लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी लॉजिकल हैं चाहे वो कैलकुलेशंस हैं वो कहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, सीपीयू के साथ परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, और सीपीयू में भी कौन सा यूनिट आता है, एएलयू यूनिट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक चार मेजर प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, तो इनमें से एक कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट बताना है, मतलब गलत बताना है आपको। तो देखो, जो डाटा को एनालाइज करने का स्टेप होता है ये भी होता है, स्टोर करने का स्टेप भी होता है, प्रोसेस करने का भी स्टेप होता है, और लास्ट में जाके क्या करना होता है, सेव करने का प्रोसेस होता है, पर गैदरिंग डाटा कोई भी स्टेप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिलीट की इज यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द कर्सर। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास दो कीज़ होती हैं। एक हमारे पास क्या कौन सी आती है, एक हमारे पास आती है बैक स्पेस की, और दूसरी आती है हमारे पास डेल की, या फिर इसको हम डिलीट की बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इन दोनों में डिफरेंस बताऊँ आपको, तो यहाँ पे ले लेते हैं कोई ए बी सी नाम का कोई करेक्टर है। अब सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा ए बी सी, इस टाइम पे मेरा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या करेगा ये वन बाय वन क्या करेगा, करेक्टर को कहाँ से डिलीट करेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट कर रहा है। क्योंकि देखो, इसके कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में सी था, तो पहले इसको डिलीट किया, फिर मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो उसने बी को डिलीट किया। तो ये कौन काम करता है, हमारा बैक स्पेस काम करता है। अब दूसरी कंडीशन हम ऐसे समझ लेते हैं कि करेक्टर हमारे पास सेम है ए बी सी, पर जो मेरा कर्सर है वो कहाँ पे है, अब यहाँ पे है स्टार्टिंग पोजीशन में। पर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो इसके राइट हैंड साइड के करेक्टर्स हैं उनको डिलीट करना है, मतलब ए बी सी को डिलीट करना है। तो इस टाइम पे मैं बैक स्पेस नहीं यूज़ करूँगा, इस टाइम पे मैं कौन सी की यूज़ करूँगा, डेल की यूज़ करूँगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं। तो जैसे मैं एक बार डेल की प्रेस करूँगा तो मेरा ए रिमूव हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम प्रेस करूँगा तो बी, और थर्ड टाइम प्रेस करूँगा तो सी। ऐसे करके जो हमारा एक तरीके से रिमूविंग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था, ऐसे करके जहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि डिलीट की से क्या होगा। अब देखो, लेफ्ट का होगा कि राइट का होगा, ऑब्वियसली हमारा कौन से करेक्टर डिलीट होंगे, राइट साइड के जो करेक्टर्स हैं वो डिलीट होंगे। और लेफ़्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि बैक स्पेस से हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड के जो एक तरीके से डाटाज होते हैं उनको हम डिलीट करते हैं, या फिर कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। जो ईमेल में जो आपको एक तरीके से स्टोरेज एरिया मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, या तो उसको मेल बॉक्स बोलते हैं, या तो आप उसको क्या बोलते हैं, इनबॉक्स बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे देखो, लाइन ब्रेक के बारे में इन्होंने मेंशन भी किया है, पर यहाँ पे इन्होंने किस सॉफ्टवेयर के बारे में बोलना था वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर वो वर्ड की बात करते तब उसके अकॉर्डिंग इनका राइट आंसर क्या बन जाना था, आपका शिफ्ट प्लस एंटर। या अगर वो एम एस वर्ड की बात करते, अगर वो एम एस एक्सेल की बात करते, तब वहाँ पे जो एक तरीके से लाइन ब्रेक है वो हम अल्ट प्लस एंटर से देते हैं। तो इन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों ही ऑप्शंस क्या है यहाँ पे राइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ड हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, और अकॉर्डिंग टू हमारा एक्सेल जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल बाय। जो मूवमेंट होता है सीपीयू से कहाँ पे, जो हमारे इनपुट आउटपुट जो एक तरीके से डिवाइसेस होते हैं, तो इनके जहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं, किसकी हेल्प से, सीपीयू की हेल्प से, उनको कंट्रोल कौन करता है, बेसिकली वो पूछा है। तो इसका कौन हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है, क्योंकि इसका नाम ही तभी कंट्रोल यूनिट पड़ा है कि ये जो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है इसको कंट्रोल करने का, या फिर एक तरीके से गाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। जो हमारी डिजिटल वॉच है, जो हम एक तरीके से हाथ में घड़ियाँ पहनते हैं, जिसको हम स्मार्ट वॉचेस भी बोलते हैं। तो जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनमें जो एक तरीके से
कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है, वो किस टाइप का कंप्यूटर होता है, वो किस टाइप की कैटेगरी होती है, वो होती है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर कौन होते हैं, जो बेसिकली कुछ डेडिकेटेड टास्क होते हैं उन्हीं को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ऑप्शन में मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे दे रखे हैं, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो मेन फ्रेम होते हैं इनको मेनली हम यूज़ करते हैं सर्वर्स के लिए, और जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं ये हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। और जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया था, साइमरिक रे के द्वारा बनाया गया था, CDC 6600 करके था, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी डिस्कस करवाए हैं, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ पेन ड्राइव, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो डेली लाइफ में वो किस टाइप की मेमोरी आती है, वो आती है फ्लैश मेमोरी। और याद रखना कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ नैंड, ठीक है। एक नैंड एक तरीके से क्या होती है, नैंड स्टोरेज का टाइप होती है हमारी कौन सी मेमोरी, जो हमारा पेन ड्राइव जो हम डेली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ सर्वर ऑन अ इंटरनेट इज कॉल्ड। अब देखो आप क्या कर रहे हो, अपने कंप्यूटर से कोई डाटा सर्वर को भेज रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जस्ट इसका अपोजिट पूछा होता कि सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो डाउनलोडिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर सोलोमन एंड मैकेफे आर द पॉपुलर, ये दोनों क्या है, एक टाइप के एंटीवायरस हैं, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया स्टिमुलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो आपका मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया देखो क्या होता है, पिक्चर्स, ऑडियो, ठीक है। मतलब जो आप एक तरीके से मूवी देखते हो तो मूवी भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आपकी ऑडियो भी आ रही है, वो एक तरीके से आपकी पिक्चर्स भी चल रही हैं, ठीक है। तो मतलब कलेक्शंस ऑफ एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ हमारे पास जो मीडिया होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो वहाँ पे मेमोरी का कोई रोल नहीं होता है, बाकी सारा का सारा हमारा मल्टीमीडिया का रोल होता है। मतलब हम उसको देखते भी हैं, उसको सुनते भी हैं, और उसकी जो इमेजेस होती हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इमेजेस से ही क्या बनती है, एक मूवी बनती है। नेक्स्ट आ गया अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप एक किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हो या फिर किसी एक तरीके से अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो उससे आप क्या करते हो, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाते हो, तो वो किसकी हेल्प से जाते हो, आप हाइपर लिंक की हेल्प से जाते हो, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। अब यहाँ पे बोला है कि MS वर्ड में जो ये तीन ऑप्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जो आपका बेस लाइन से ऊपर के जो करेक्टर्स होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ आपके लिए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ आपको, तो आपने ऐसे समझना है कि जो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, बेस लाइन से ऊपर होता है। अब बेस लाइन से ऊपर होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के ऊपर अगर ये टू है तो इसका मतलब ये कौन सा है, टू क्या है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एक्स के नीचे अगर टू है तो ये होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे यहाँ पे ABC लिखा है और इसके बीच में मान लो एक मैंने एरर लाइन बीच में ड्रॉ कर दी, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये हमारे पास तीनों तीनों क्या आते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट। अब देखो करंट टाइम अगर एंटर करना हो तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, किस फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे कॉमनली नाउ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच साइन इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ सेल रेंज, ठीक है। अब आपको मतलब मल्टीपल सेल्स अगर बतानी हो एक्सेल में तो आप किसका यूज़ करते हो, कॉलन का यूज़ करते हो, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरे एग्जाम में पूछा गया था पटवारी का ही, यहाँ पे 106 क्वेश्चन था ये, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे पास एक मेमोरी होती है, जो डाटा बार बार यूज़ किया जाता है
उसको, उस डाटा को हम उस मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो वो मेमोरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? कैशे मेमोरी बताई थी। तो बस उसी की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, मतलब जो काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं बार बार, उनको कौन सी मेमोरी डील करती है? उसको कैशे मेमोरी डील करती है। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, इजी क्वेश्चन है ये हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल। फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो जो अनऑथोराइज एक्सेस होता है इसको ब्लॉक करना, और साथ ही साथ जो आपका, जो भी आपके सिस्टम में कोई भी मतलब चीज़ आ रही है, एंटर कर रही है, उसको मॉनिटर करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और फायरवॉल कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर, दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर के बेस के ऊपर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवोरैक इज यूज टू रेफरेंस टू। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सबसे मेनली हम क्या यूज़ करते हैं? क्वार्टी यूज़ करते हैं। तो क्वार्टी आपको पता है किसके लिए डिनोट किया जाता है? कीबोर्ड के लिए डिनोट किया जाता है। तो वैसे ही जो डेवोरैक होता है ये भी क्या होता है? इट इज़ अ लेआउट टाइप फॉर द कीबोर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस्ड इन। जब आप कट और कॉपी करते हो तो ये कहाँ पे सेव होता है? टेम्परेरली आपका क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर एज। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है हमारे पास? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अभी इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द प्रोग्राम टू स्टार्टअप द कंप्यूटर। देखो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन मैंने अभी जस्ट आपको मतलब पिछले कल भी बताया था, जब हमने एक तरीके से रोम को डिस्कस किया था, मतलब सिस्टम को डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करवाया था कि जो हमारी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हम उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। और फर्मवेयर हम एक्चुअल में कहाँ स्टोर करते हैं? रोम के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कनेक्ट ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल आर यूज्ड। अगर देखो नेटवर्क होंगे जिनमें प्रोटोकॉल्स एक जैसे ही होंगे, अगर हमें उनको कनेक्ट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो इन जनरल जैसे मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझना है कि सिमिलर प्रोटोकॉल होंगे तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करोगे, तो आपने ऐसे समझना है कि आपके पास कोई दो एक तरीके से गांव हैं, उन दोनों गांवों का जो है एक इक्वली हाइट में है वो दोनों, ठीक है। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा? बीच में से नदी जा रही है, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा कि आप उन दोनों के बीच में क्या बना दो? एक पुल बना दो, ठीक है। अगर उन दोनों का जो हाइट है वो एक जैसी है और नीचे से पानी जा रहा है, तो आप क्या बिल्ड कर सकते हो? एक पुल का निर्माण कर सकते हो। तो पुल ही को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना आपको कि जब हमारे पास नेटवर्क्स क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो है बच्चे इसको रिमेंबर रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लॉक रेट के बारे में बात करिए। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी, जब भी प्रोसेसर के बारे में कोई भी स्पीड, उसके स्पीड या फिर उसका क्लॉक रेट के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो उसकी स्पीड हमेशा हर्ट्ज में मेज़र की जाती है, क्योंकि ये क्या है? इसका बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या बन जाएगा यहाँ पे कि क्लॉक रेट की बात करिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही होगी, एक तो माइक्रो हर्ट्ज में हो रही होगी और दूसरा गीगा हर्ट्ज में हो रही होती है, ठीक है। तो देखो कभी भी माइक्रो हर्ट्ज नहीं होता है, हमेशा वो चलता है जैसे गीगा हर्ट्ज में चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? डी यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेबल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेगा हर्ट्ज होता तब भी वहाँ पे राइट आंसर हो जाता, ठीक है, पर यहाँ पे गीगा हर्ट्ज दे रखा है, तो यहाँ पे गीगा हर्ट्ज क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन इन एक्सेल मस्ट बी। जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसको हम किससे स्टार्ट करते हैं? वो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इक्वल टू का सिंबल है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इक्वल टू हम करते हैं ऐड के लिए सम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो हम देखो सबसे पहले किसका यूज़ कर रहे हैं? इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड फॉर गोइंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। अगर हम एम एस वर्ड में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? हम बुक मार्क्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म मेल मर्ज। अब एक टॉपिक मैंने आपको बताया था मेल मर्ज, है ना। मेल मर्ज में क्या होता है? मैंने एक चीज़ आपको पहले समझाई थी। अगर आपको एक ही सिमिलर चीज़ अगर मल्टीपल पर्सनस को सेंड करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मेल मर्जिंग का। तो मेल मर्जिंग में क्या क्या चीज़ें आपके रिक्वायर्ड होती हैं? एक तो डाटा सोर्स चाहिए होता है आपको, एक तो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको उसको क्रिएट करना है, और तीसरा कौन कौन से आपको फील्ड वो मर्ज करनी है। तो ये तीन असेंशियल होते हैं। तो वर्ड फील्ड यहाँ पे क्या बन गया हमारा? नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली इनपुट करना है किस चीज़ को, प्रिंटेड टेक्स्ट को। जैसे यहाँ पे आपको ये सब देख रहे हो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर मुझे इसी का ही एडिटेबल फॉर्म, इसी का ही मुझे अगर एडिटेबल फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, और वो क्रिएट करना है, तो मैं किस डिवाइस का यूज़ करूँगा, OCR का यूज़ करूँगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो बस वही चीज़ पूछी थी कि डायरेक्टली इनपुट करना है किसको, प्रिंटेड टेक्स्ट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब बोला है कि बाकी सारे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रिस्क के अंडर आते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो प्राइवेसी के रिस्क के साथ डील नहीं करता है, स्पैम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पैम क्या होते हैं, जो आपको एक तरीके से मेल्स आती हैं, ठीक है, इररिलेवेंट जो आपको मेल्स आती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था MICR की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब ये थर्ड एग्जाम आ गया जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। EPROM स्टैंड फॉर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC क्या आएगा हमारे पास, तो याद रखना जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि देखो नेटवर्क से क्या होता है, आपसे एक सिस्टम से कुछ डाटा जाता भी है और आपके सिस्टम पे कोई डाटा रिसीव भी होता है। तो मतलब वो क्या काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला था, पूछा था कि कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 5A टू अ बाइनरी। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल तो हम इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ए जो हमारा होता है इसको बाइनरी में हम क्या, मतलब ऐसे तो हम नॉर्मली 10 बोलते हैं डेसिमल में, पर अगर इन द फॉर्म ऑफ अगर हम वैसे देखें बाइनरी में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। ठीक है, इजी है यहाँ पे। और 5 को अब देखो यहाँ पे कौन सा डेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो मतलब है आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आपको कितने ब्लॉक्स में लिखनी है, 4 ब्लॉक्स में लिखनी है, या फिर 4 एक तरीके से उसमें लिखनी है। ठीक है, 4 वर्ड्स में लिखनी है, सिंपल अगर बोल लें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बन जाएगा, 1101। और 5 का कितना होता है, 5 का कितना होता है आपके पास, 101 होता है। पर मैंने क्या चीज़ आपको बोली कि आपको जो भी लिखना है उसको 4 के पेयर में लिखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कितने पेयर चलते हैं, 4 के पेयर चलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 01011010। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है आपका, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या होते हैं, जो मैं हेक्साडेसिमल से हमने क्या किया, इसको ईजिली बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से बतानी है आपको कौन सी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है हमारी, यहाँ पे कैशे मेमोरी है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फास्टेस्ट कौन आते हैं, रजिस्टर आते हैं, रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी आती है, कैशे के बाद हमारे पास कौन सी आती है, प्राइमरी मेमोरीज, रैम रोम आती हैं, और उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी चलती है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इन दोनों में भी फास्ट कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव फास्ट होती है, और उसके बाद कौन सी चलती है हमारी, ऑप्टिकल स्टोरेज चलती हैं। तो ऐसे करके जो हमारे पास जो स्पीड के बिहाफ पे सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर और उसके बाद कैश, ऐसे ऐसे करके जो हम स्पीड के बिहाफ पे मेमोरी हिरार्की का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चलो मुझे लग गया आपको पता लग गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है, हाउ डू यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट इज सबमिटेड यूजिंग द पोस्ट मेथड। ठीक है, जब आप पोस्ट मेथड को यूज़ करते हो तो जो आप इन्फॉर्मेशन एक तरीके से गेट करते हो तो वो किसकी हेल्प से करते हो, यहाँ पे बेसिकली क्या एक तरीके से कमांड पूछी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट फॉरम का। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ ADO.NET। तो ADO.NET के बेनिफिट अगर आपको बताने हैं तो इसका मतलब क्या है कि देखो ADO.NET क्या होता है, एक तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी भी होता है, मतलब उसको आप इजीली ऑपरेट कर पाते हैं। और जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डाटाज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डाटा सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डाटा सेट होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा भी है और मेरे पास कुछ टेक्स्ट का डाटा भी है। ठीक है, अब ये डाटा को मुझे अगर एक तरीके से बाइफ्रिकेट करना होगा तो मैं क्या बनाता हूँ, इनके लिए डाटा सेट क्रिएट करता हूँ कि जो भी हमारे पास नंबर वाला डाटा होगा वो एक तरफ हो जाएगा और जो भी मेरे पास टेक्स्ट का डाटा होगा वो दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीपल जो होते हैं डाटाज होते हैं उनको बाइफ्रिकेट करते हैं और उनका क्या करते हैं, एक सेट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हमारे पास डाटा आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो अब कनेक्ट डाटा एक्सेस, तो ये कनेक्ट डाटा एक्सेस को नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है इसका, बोथ ए एंड बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू इन अ डाटाबेस। अब जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं
उनका एडवांटेज क्या होता है? उनका एडवांटेज क्या होता है? हम डाटा को सिक्योर, डाटा की सिक्योरिटी देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, डिराइव कर सकते हैं कॉलम्स को। मान लेते हैं मुझे एक बहुत बड़े कॉलम में से सिर्फ यूज़र का नाम और यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, एड्रेस वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, जब हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को व्यू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग डज द लूप फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x प्लस प्लस रन इन अ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आप देखोगे कि ये क्या, एक तरीके से ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो हमेशा ही चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप में चल पड़ेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट लूप को हम क्या बोल देते हैं, फॉर एवर, कि जो प्रोग्राम है वो फॉर एवर चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। ठीक है, एक तरफ x को हम 0 कर रहे हैं, दूसरी तरफ x को हम 3 कर रहे हैं, और x प्लस प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन स्टॉप करने की जो है वो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लूप है वो इनफाइनाइट ही चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वायरस इज, जो हमारे पास कंप्यूटर का वायरस होता है वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो स्प्रेड ऑटोमेटिकली करता है और डिस्ट्रॉय करता है दूसरे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे गए थे, एडोब डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड विदाउट लॉस ऑफ फॉर्मेटिंग। तो ठीक है, एडोब का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इसको बोलते हैं हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीडीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना किसके द्वारा बनाया गया था, पीडीएफ एडोब के द्वारा बनाया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ नेम्ड एंकर इन HTML, जो हम एंकर नाम देते हैं HTML में वो हम किसको देते हैं? तो एंकर हम क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन विद इन अ वेब पेज यू लिंक टू। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। और एंकर के लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, ए टैग का यूज़ करते हैं। और कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इसमें, href एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हैज़ द टर्म वाई मैक्स बीन डिवाइड, जो हमारे पास वाई मैक्स टर्म है वो कहाँ से आई है, या फिर इसका वाई मैक्स की फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTTPS द लेटर एस स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस हम बोलते हैं सिक्योर को। तो यहाँ पे आपका बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर यूजर हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने प्रोग्राम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अपने हिसाब से हम कोड करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिम इज़ अ मोबाइल फ़ोन स्टैंड, जो सिम की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसे व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ए फुल एडर दैट ऐड 2 बिट्स एंड 1 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी 2 बिट्स को अगर आप ऐड करोगे तो 2 बिट्स के बाद हमेशा क्या होगा, एक तो सम कैरी, एक तो सम जनरेट होगा उसका, और एक कैरी जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें जनरेट होंगी, अ सम बिट एंड अ कैरी बिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब भी आप फुल एडर की बात करते हैं तो याद रखना कि हमेशा क्या होता है, एक सम क्रिएट होता है और दूसरा एक क्या होती है, एक कैरी भी क्रिएट होती है जो आगे फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सूटेड फॉर अ नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब। ठीक है, अगर देखा जाए कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है, तो अगर आपको देखना है कि अगर आपको हब का यूज़ नहीं करना है तो कौन सी सबसे बेस्ट होगी, तो सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारी कौन सी बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा रिंग होती है वो किस बिहाफ पे चलती है, एक सिस्टम हम दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दूसरे को फर्दर हम आगे तीसरे से, तीसरे को फर्दर हम आगे चौथे से, और चौथे को हम पहले से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेस्ट सूटेड नेटवर्क है जहाँ पे हमें हब की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब नहीं पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू अ मॉड्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। ठीक है, यहाँ पे बोला कि एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये हम कब तोड़ते हैं, जब हमें कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, तो हम उस टाइम पे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पुश वन पुश टू पॉप पुश, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास किसका, हमारे एक टाइप की मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी, ठीक है। अब स्टैक में क्या होता है, स्टैक में बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ डाटा को एंटर करते हैं, ठीक है। तो डाटा को जैसे हम एंटर करते हैं, तो जब हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश, और जब हम कोई डाटा बाहर निकाल लेते हैं उसको हम बोलते हैं पॉप। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका डाटा क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है, तो पुश क्या हो रहा है, वन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वन एंटर कर देता हूँ। फिर पुश क्या हो रहा है, टू, मतलब यहाँ पे टू यहाँ पे एंटर हो गया। फिर देखो जैसे पॉप आया, तो पॉप का मतलब क्या है कि जो सबसे टॉप पे जो डाटा पड़ा होता है हम उसको हटा देते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हमने किसको हटा दिया, टू को हटा दिया, ठीक है। अब टू की जगह क्या रहा, यहाँ पे टू की जगह कुछ भी नहीं है, तो टू की जगह यहाँ पे ये क्या स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। ये खाली कब हुआ, जब हमने पॉप ऑपरेशन यूज़ किया। फिर उसके बाद फिर से हमने किस ऑपरेशन का यूज़ किया, हमने पुश ऑपरेशन का यूज़ किया, मतलब फिर से हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास फिर से वन आ गया। फिर से हमने पुश ऑपरेशन यूज़ किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया। अब देखो फिर से हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने पहले पॉप किया, तो पॉप का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले जो सबसे टॉप पर है वो रिमूव हो जाएगा, तो मतलब टू यहाँ पे आ गया, और टू की जगह क्या बचे, कुछ भी नहीं बचा, टू की जगह ये यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगला ऑपरेशन भी क्या था, हमारा पॉप था, अच्छा मतलब उसके बाद कौन सी मेमोरी थी, ये वाली मेमोरी थी, यहाँ पे कितना था, वन था, तो यहाँ पे ये वन भी यहाँ से बाहर निकल आ गया, तो यहाँ पे ये वन वाली स्पेस भी क्या होगी, खाली होगी। फिर नेक्स्ट भी फिर से पॉप आ गया, मतलब जहाँ पे ये लास्ट का वन था इसको भी हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अब ज़ीरो होगी, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट एक और ऑपरेशन आ गया पुश का, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या एंटर करवा दिया, दो को फिर से हमने एंटर करवा दिया, तो जैसे दो एंटर करवा दिया तो लास्ट में देखो एक बार फिर से ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कौन सा, हमारा पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो पॉप क्या बोलता है कि जो भी डाटा है उसको क्या करो, आप बाहर निकाल दो। तो जैसे हमने डाटा बाहर निकाला, तो ऐसे करके हमारी पूरी की पूरी जो है एक तरीके से स्टैक मेमोरी है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, मेमोरी हमारी खाली हो जाएगी। फिर लास्ट में इन्होंने बोला था द सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ पूछ ली उन्होंने कि वो सीक्वेंस बताओ जो आपने पॉप करी वैल्यू, मतलब जो वैल्यू जिस वैल्यू में जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ निकाली वो मुझे सीक्वेंस बताओ। तो देखो सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकाली हमने, हमने टू को निकाला, फिर हमने टू को निकाला, जैसे जैसे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो पहले टू निकला, फिर से टू निकला, फिर हमारा वन निकला, फिर हमारा वन निकला, फिर हमारा टू निकला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखा जाए तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारी स्टैक मेमोरी है वो वर्क करती है, ठीक है। आप मुझे आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगी कैसे यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको नहीं लगे पता तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके चेक कर लेना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी प्रोग्रामिंग फंक्शन कैन रिटर्न। तो यार ना जो हमारे सी प्रोग्रामिंग होती है इसमें जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई सिंगल वैल्यू हमेशा रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, आपका इंट फंक्शन होता है, किसमें, जब हम सी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी लैंग्वेज यूनियन मेंबर वेरिएबल इज जनरली एक्सेस यूजिंग द। जो यूनियन मेंबर होते हैं उनको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए थ्रेड, ठीक है। अब थ्रेड एक्चुअल में होता क्या है, थ्रेड होती है आपके पास लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके पास लाइट वेट प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो इनमें से बताने की कौन सी एडवांटेज नहीं होती है। देखो फर्स्ट इन्होंने लिखा था लेस टाइम टू क्रिएट एंड टर्मिनेट देन प्रोसेस, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। थर्ड लिखा है लेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द थ्रेड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है या फिर एडवांटेज नहीं है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहाँ पे होती है, ये सिर्फ प्रोसेस के पास ही होती है, ना कि हमारी थ्रेड के पास, ठीक है। थ्रेड क्या होती है, होती तो ये भी प्रोसेस होती है पर ये लाइट वेट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी पी यू नियरली डिले इट्स ऑपरेशन फ्रॉम वन मेमोरी साइकिल एंड अलो डायरेक्ट मेमोरी आयो ट्रांसफर, दिस प्रोसेस इज नोन। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि जो सी पी यू है वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है अपने काम को एक एक मेमोरी साइकिल चुराने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल स्टीलिंग बोलते हैं, ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये टर्म आती है साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल एक्सप्रेशन इज, जो हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कैसे लिखते हैं हम। तो सेलेक्ट के बाद कभी भी ग्रुप बाय नहीं आता तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेलेक्ट के बाद हैविंग भी नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर नेक्स्ट सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेलेक्ट हैविंग दे रखा है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, हम सेलेक्ट, तो यहाँ पे देखो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सेलेक्ट आता है। सेलेक्ट के बाद हम कंडीशन देते हैं वेयर कंडीशन, और वेयर में हम ग्रुप वाई मतलब मल्टीपल टेबल से हम कोई चीज़ फैच करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे ग्रुप वाई यूज़ करते हैं। और ग्रुप वाई में क्योंकि मल्टीपल डाटा है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैविंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे डी राइट, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेशन है एसक्यूएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म देन इट कैन बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म बाय रिमूविंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है इससे अगर आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट होना है तो इसके लिए आप क्या रिमूव करते हो, आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब हम एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन एक कंसेप्ट आता है डीबीएमएस में उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, BCNF आता है, बॉयस नेल कोडेड फॉर्म, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हम डाटाबेस का ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट हमें पता है कौन कौन से होते हैं, एक तो नैंड होता है और एक होता है हमारे पास नोर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा बनेगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यूनिवर्सल गेट आपको याद रखने हैं, नैंड और नोर दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ जावा एप्लीकेशन नीड टू लोड 50 लाइब्रेरीज, टू लोड ईच लाइब्रेरी 1 डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड, सीक टाइम टू एक्सेस द लोकेशन इज 10 मिलीसेकेंड, रोटेशनल स्पीड इज 6000 RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट बोलते हैं इसको, द टोटल टाइम नीडेड टू लोड ऑल द लाइब्रेरीज। ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम थोड़ा देखें कि क्या डिमांड की है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या बोला है कि कोई एप्लीकेशन है उसके पास 50 लाइब्रेरी हैं, तो हर एक लाइब्रेरी को एक तरीके से लोड होने के लिए 1 डिस्क एक्सेस, मतलब एक बार डिस्क को रोटेट हो जाए, मतलब एक बार डिस्क को उसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब वो किसी एक तरीके से डिस्क को एक्सेस कर रहा है तो उसको जो लोकेशन में कोई डाटा ढूंढने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिली सेकेंड लग रहा है। और जो उसकी डिस्क की मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार घूम रही है, डिस्क 6000 बार घूम रही है। तो हमें बताना है कि ये टोटल 50 लाइब्रेरीज हैं, इनके लिए मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास कितना है, 6000 क्या है हमारे पास, एक तरीके से रोटेशन है कितने हमारे पास 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 6000 क्या है हमारे पास 1 मिनट के अंदर है। और यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 1 रोटेशन है वो कितने में आएगी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम पता है 1 मिनट क्या, या फिर हम सिंपली में 1 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिली सेकेंड्स में। तो 1 मिनट में कितना होगा 60,000 कितने बन जाएगी, मिली सेकेंड बन जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1 मिनट में कितने हैं 60,000 मिली सेकेंड्स हैं हमारे पास। और जो हमारे पास 1 मिनट में रिक्वायर्ड गिवन दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, 6000 दे रखे हैं। तो अगर हम वैल्यू को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन रही है यहाँ पे, हमारे पास 10 मिली सेकेंड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एवरेज देखा जाए कि मतलब एक डिस्क को, जैसे मान लो एक डिस्क घूम रही है तो कोई लोकेशन यहाँ पे है, तो इसको अगर मुझे बार बार इसी लोकेशन पे आके ढूंढना पड़ रहा है तो उसका मतलब है कि जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब पहली बार डाटा यहाँ पे मिला तो अगली बार भी जो डाटा है मुझे हाफ डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एवरेज मेरा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो जैसे हमारा एवरेज निकल आया, मतलब एक तरीके से एवरेज हमारे पास निकल आया किसका, डाटा को फेच करने का। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्क को एक्सेस करने का जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, एक तो सीक टाइम, मतलब देखने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, डाटा को 10 सेकंड लग रहे हैं। और डाटा को भेजने के लिए या फिर जो रोटेशन की वजह से जो टाइम डिले हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास, 5 मिली सेकेंड का टाइम और लग रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं 15 मिली सेकेंड लग रहा है किसको, एक लाइब्रेरी को लेकर आने के लिए। तो टोटल हमारे पास कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, 50 लाइब्रेरीज़ हैं। तो 50 गुना अगर हम 15 करें तो ये 750 मिली सेकेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे 750 मिली सेकेंड नहीं दे रखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 75 सेकेंड बन जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं आपके पास, 1000। ठीक है, थाउजेंड्स क्या होते हैं, मिली सेकेंड्स होते हैं 1 सेकंड में। तो यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाई
आपके पास 1000 जैसे आप करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 0.75 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी, चलो एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है इसका। आपको क्या करना है, आपको बस ये चीज़ समझनी है कि कैसे कैसे कोई चीज़ वर्क करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5678। अब देखो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है किसको, आपने ऑक्टल के नंबर को। तो ऑक्टल के नंबर हमेशा कितने डिजिट्स में होते हैं, 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो 7 की वैल्यू कितनी होती है, 111 होती है। 6 की कितनी होती है, 110। और 5 की कितनी होती है आपके पास, 101। पर इसी को अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हेक्साडेसिमल में कितने बिट्स की जरूरत होती है, कितनी बॉक्सेस की, चार चार की। तो चार ये बॉक्स आ गए, चार ये बॉक्स आ गए। अब देखो यहाँ पे सिंगल एक बचा है तो इसके आगे कितने हमें ज़ीरो लगानी है, 3 ज़ीरो हमने लगानी है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू को कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, ये हमारी 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया हेक्साडेसिमल का। अब देखो जो आगे नेक्स्ट है 0111, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये 7 की वैल्यू होती है। और वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 0111, ये भी हमारी 7 की वैल्यू होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा होगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 177 हमारा किस में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, 567 जब का जो ऑक्टल का नंबर है। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, और जो एक तरीके से कन्वर्जन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 53 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो अगर 53 का अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 53 का बाइनरी निकालना है। तो बाइनरी निकालने के लिए सिंपल, जैसे हम 1 2 4 8 16 32, ठीक है, तो 32 10 42 6 48। ठीक है, और 48 में मुझे कितने प्लस करने हैं कि 53 बन जाए। ठीक है, तो 48 प्लस 4, ठीक है, 52 प्लस 1 का हमारे पास कितना होता है, 53। तो यहाँ पे बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब 53 का ये क्या आ गई मेरे पास, बाइनरी वैल्यू आ गई। तो जैसे ये बाइनरी वैल्यू आ गई तो जो एक तरीके से हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी डिजिट्स होते हैं हम इसका उल्टा कर देते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का फिर से 0 हो जाएगा, फिर जो हमारे पास 0 है इसका 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। और पर यहाँ पे पूछा क्या था इन्होंने, यहाँ पे टूज़ कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम प्लस 1 कर देते हैं तो 1 1 0 1 0 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो 001011। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखो बी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं, ये बेसिकली दो लॉज होते हैं, वो बोलते हैं कि किन्हीं भी दो डिजिट्स का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं किन्हीं भी दो मतलब एक तरीके से वैल्यूज़ का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में दे रखा हो तो वो राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या बन जाएगा, वैसे ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, तब ये क्या होगा, हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड हमारा राइट आंसर बन गया, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, विच सिंबल इज यूज्ड इन एम एस एक्सेल टू बिगिन द फॉर्मूला। देखो किसका यूज़ करते हैं हम, इक्वल टू का यूज़ करते हैं, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी। अब रैम के बारे में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो रैम क्या होती है, जब उसके पास पावर होती है तभी तक वो डाटा अपने अंदर स्टोर करता है। तो डाटा गेट लॉस्ट व्हेन द मेन मेमोरी व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे ठीक है। सेकंड लिखा है मेन मेमोरी इज स्लोअर देन सेकेंडरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू चेंज द केस। अगर आपको चेंज केस करना है तो आप किसका यूज़ करते हो, आप शिफ्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, चेंज केस का मतलब है कि आपने पहले छोटा ए लिखा है पर आपको बड़ा ए लिखना है तो आप किसका यूज़ करते हो, शिफ्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, शिफ्ट ए करते हो तो आपका ये छोटा ए क्या कर, आप फिर आप क्या टाइप कर पाते हो, कैपिटल ए टाइप कर पाते हो। इसको हम बोलते हैं चेंज केस। विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सर्च सम टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड। अब आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप क्या यूज़ करते हो, फाइंड करते हो, कंट्रोल एफ का यूज़ करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़ टू व्यू वेब पेजेस ऑन अ कंप्यूटर। तो वेब पेज देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप
वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हो। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखो एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एंड्रॉयड भी होता है, लिनक्स भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी होता है, पर एम एस ऑफिस क्या है, एक तरीके से हमारे पास एक तरीके से एप्लीकेशन का पैकेज है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल यू परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव सम टेक्स्ट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखो आपको कोई चीज़ मूव करनी है तो आप क्या करते हो, उसको कट एंड पेस्ट करते हो, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करते हैं आप, यहाँ पे कट एंड पेस्ट करेंगे। यहाँ पे बात करिए मूव करना, कि एक जगह से आपने उठाया और दूसरी जगह पे आप उसको ले गए। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉपी की बात करी थी तो आप ए ऑप्शन पे टिक करते, पर यहाँ पे मूव की बात करी है कि आपको उसको पूरा उठाना है वहाँ से और कहीं और जाके पेस्ट करना है, तो उसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एम एस एक्सेल। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, जो आपको बॉक्स सा दिखता है ना, जहाँ पे आप बॉक्स में कुछ डाटा एंटर करते हो, ठीक है, किसी का नाम एंटर करते हो या फिर कोई वैल्यू एंटर करते हो 1 2 3 करके, तो वो बेसिक एंटिटी क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, किसमें, जो हमारी वर्कशीट्स होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल। तो ईमेल का सबसे अच्छा मतलब यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, तो देखो sample@gmail@com नहीं होता, .com लगाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, sample@gmail.com ये ठीक है, और www.sample ये भी गलत है, और http://sample.com ये भी गलत है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न। ठीक है, यहाँ पे पंजाब के जो आपके गवर्नमेंट के वो क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक ही थे जो कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम आता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, जो इस टॉपिक में जो भी हमने भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए, इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।